प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत विषय गणित अध्याय 15 प्रायिकता का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आपने पहले भी प्रायिकता पढ़ी हो तो भी यह वीडियो एक बार पूरा अवश्य देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ हल बताने की नहीं बल्कि सिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें बताए गए सभी प्रश्न इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा के लिए जारी किए गए जो न्यू प्रश्न बैंक है उसी से लिए गए हैं। तो अतः यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार के उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं। सबसे पहले इस अध्याय में लगने वाले महत्वपूर्ण सूत्र, बिंदु या परिभाषाएं ये जाने लेते हैं। तो चूंकि अध्याय का नाम ही प्रायिकता है तो हम सबसे पहले प्रायिकता की परिभाषा जानते हैं। प्रायिकता किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना के संख्यात्मक मान को प्रायिकता कहते हैं। किसी घटना के घटित होने या न होने की संभावना के संख्यात्मक मान को प्रायिकता कहते हैं। तो ये प्रायिकता की परिभाषा हुई। प्रायिकता का उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग भौतिकी में, वाणिज्य, जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योतिष एवं मौसम विज्ञान की भविष्यवाणियाँ इत्यादि करने में और इन क्षेत्रों का अध्ययन करने में किया जाता है। विद्यार्थी, प्रायिकता का ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर करके सभी सवालों में लगेगा। प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या ऊपर लिखेंगे और कुल परिणामों की संख्या नीचे लिखेंगे। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या को प्रतीकात्मक रूप में NE से दर्शाते हैं और कुल परिणामों की संख्या को NS से दर्शाते हैं। प्रायिकता को P से दर्शाते हैं, यानी PE बराबर NE/NS हो गया। ठीक है, अब कुछ और बातें। प्रायिकता का मान 1 से अधिक कभी नहीं होता है ना। प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं होता और इसका मान सदैव धनात्मक होता है ना। ऋणात्मक इसका मान नहीं हो सकता, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। या हम ये कह सकते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 या 100% होती है। ठीक है, अब किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर PE है, ठीक है, घटित होने की प्रायिकता कितनी है? PE है। तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता अपन इसको दर्शाएंगे PE वार। इसको हम P0E भी बोल सकते हैं। PE वार बराबर 1 - PE, अर्थात हम इसका पक्षांतर यहाँ कर दें तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी PE + PE वार बराबर 1। इसको ऐसा भी कह सकते हैं किसी घटना के घटित होने और ना होने की प्रायिकताओं का योग सदैव 1 होता है। इसके बाद जानते हैं प्रतिदर्श समष्टि क्या है। परिभाषिक शब्द हैं, यदि हम इनको जानेंगे नहीं तो चैप्टर में हमारा अधिकार नहीं बनेगा और हमसे अक्सर करके गलतियां होती रहेंगी, इसलिए ये जानना आवश्यक है। प्रतिदर्श समष्टि यादृच्छिक प्रयोग। अब यादृच्छिक आपके लिए नया शब्द आया जिसको रैंडम बोलते हैं ना। रैंडमली कोई प्रयोग करते हैं उसको यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं ना। यादृच्छिक प्रयोग के सभी संभव परिणामों का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे एक यादृच्छिक प्रयोग है सिक्का उछालना। अब भाई चित्त आ सकता है, पट्ट आ सकता है, पता नहीं है ना, तो सिक्का उछालना यादृच्छिक प्रयोग हुआ, रैंडमली अपन कर रहे हैं। तो जैसे एक सिक्के को फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि, सिक्का को उछालेंगे तो क्या आ सकता है? H हेड या टेल, है ना, चित्त या पट्ट जिसको बोल सकते। तो सभी संभव परिणामों का समुच्चय यही हुआ ना, HT, ये बना करके समुच्चय बन गया। तो इसको अपन कहेंगे प्रतिदर्श समष्टि। और प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उप समुच्चय यानी H अलग लेकर के बना T, ये तो ये क्या कहलाती है? ये घटना कहलाती हैं। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उप समुच्चय या उसका अवयव क्या कहलाती है? एक घटना कहलाती है। फिर जाने अपवर्जी घटना किसे कहते हैं? यदि एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 हो जाए। एक घटना के घटित होने पर दूसरी घटना की प्रायिकता 0 हो जाए तो ऐसी घटनाएं परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। अभी आपको क्लियर समझ में आएगा उदाहरण से। जैसे
एक सिक्का को उछालने पर चित्त या पट्ट आने की घटना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। क्योंकि भाई एक साथ चित्त और पट्ट तो दोनों आ नहीं सकते ना, चित्त आएगा तो पट्ट नहीं आएगा, पट्ट आएगा तो चित्त नहीं आएगा। अर्थात एक साथ घटित न हो पाने वाली घटना क्या कहलाती है? परस्पर अपवर्जी घटना कहलाती हैं। विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, कुछ और बिंदु बाकी हैं। अभी आपने देखा अपवर्जी घटना, अब एक घटना और होती है आश्रित घटना। यदि दो या दो से अधिक घटनाएं इस प्रकार घटित होती हैं कि एक के घटित होने का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, तो ऐसी घटना आश्रित घटना कहलाती है। फिर मिश्र घटना क्या कहलाती है? यदि दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित हों, तो ऐसी घटना को मिश्र घटना या संयुक्त घटना कहते हैं। अब बार बार घटना शब्द आया है, घटना मतलब होता क्या है? एक प्रकार से अपन देखें, आपने वैसे परिभाषा जान चुके हैं, पिछले पॉइंट पर आई थी ये बात, फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि प्रतिदर्श समष्टि यानी सभी संभव परिणामों का समुच्चय यानी प्रतिदर्श समष्टि। तो प्रतिदर्श समष्टि का प्रत्येक उप समुच्चय या उसका अवयव उसकी एक घटना कहलाती है। यही उदाहरण हमने दिया था, सिक्का को उछालने पर सभी संभव परिणाम हुए H और T, इनका समुच्चय यह हुआ प्रतिदर्श समष्टि। तो इसका एक अवयव अगर लेंगे तो H हो गया, T हो गया, या अलग अलग उप समुच्चय बना करके लिखेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये क्या कहलाई? इसकी घटना कहलाई। ठीक है। फिर प्रायिकता का मान आपने जान ही लिया है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। फिर अगला पॉइंट, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव एक होता है। प्रायिकता ज्ञात करने की विधि, ये पुस्तक में अलग से ऐसा कहीं लिखा नहीं है, हमने एक टिक जैसे यहाँ पर बनाई है। यदि आप इतनी बात ध्यान में रखेंगे तो ये पूरा अध्याय का सार इतनी सी बात में रखा हुआ, कोई भी कठिन से कठिन सवाल आप इतने में कर सकते हैं। थोड़ी समझिए आराम से कि सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संभव परिणामों का समुच्चय ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट 1, सभी संभव परिणामों का समुच्चय ज्ञात करेंगे। इसको कैसे दर्शाएंगे? एस से। आप अनुकूल घटना देखेंगे कि कितनी घटनाएं है उसमें। अभी सवाल में और समझ में आएगा जब मैं लगाऊंगा ये मेथड कि अनुकूल घटना कितनी है। उनके समुच्चय को हम ई से, या कि अगर दो या दो से अधिक घटना, कभी कभी तीन तीन घटना होती है, तो उनको E1, E2 व E3 इत्यादि से दर्शाया करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे कि ये एस है, एस के आगे आप एन लगा देंगे, तो इसका मतलब कि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं? NS यानी NS अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे, NS। फिर अगर घटना E है तो NE, और घटना E1, E2, E3 है तो NE1, NE2, NE3, मतलब ये क्या होंगे? ये समुच्चय होंगे। और n लगाने से क्या हो जाता है? उसमें अवयवों की संख्या ये ज्ञात कर लेंगे। बहुत आसानी जाएगी, आप ध्यान दीजिएगा, इसी विधि का फॉलो करेंगे अपन। फिर क्या है, इत्यादि जब ये चीज़ें ज्ञात कर लेंगे, बस फिर एक सूत्र लगा देंगे कि अभिष्ट प्रायिकता PE बराबर NE बटे NS का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं फटाफट सवाल। क्वेश्चन शुरू करने के पहले थोड़ी एक नज़र अंकों का विभाजन देख लेते हैं यहाँ पर कि 1 अंक वाले 2 क्वेश्चन, 2 अंक वाले 2 क्वेश्चन, यानी 1 अंक वाले 2 हुए, और 2 अंक वाले भी 2 यानी कि 2 क्वेश्चन, 2 2 4 1 5 6 6 अंक के क्वेश्चन यहाँ से आना है। बहुत बड़े 3 और 4 अंक के नहीं आना है। तो यहाँ देखिए पहला क्या लिखा है, अब तो आपसे वैसे ही बनेंगे इतना सारा पढ़ने के बाद। किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है, तो उसके ना घटित होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1 माइनस, है ना, 1 माइनस P। कि इसका आंसर क्या होगा? D। अब दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता का मान आपने जाना ना, 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखें, ये 1 से कम है, ये भी 1 से कम ही कहलाता है, ये भी 1 से कम। 3%, तो आपका 3 नहीं सोचिएगा कि 1 से अधिक होगा, 3% यानी 3/100, है ना, तो 1 से कम है। ये क्या है? ये 1 से अधिक ये हो गया। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता प्रायिकता का मान। 17/6 1 से अधिक है। तीसरा में, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? कौन सी नहीं हो सकती घटना की प्रायिकता? प्रायिकता का मान ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता।
आपने देखा ना यहाँ पर ये ऋणात्मक है, तो ये प्रायिकता का मान कभी नहीं हो सकता। इसका आंसर होगा बी। अब देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करें तो किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, तो इसमें आएगा 0। कितने जल्दी जल्दी बनेंगे आपसे, ठीक है। दूसरा है किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, तो यहाँ आएगा 1। फिर प्रायिकता का मान सदैव कहाँ किसके किसके बीच होता है। प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच होता है ना। सत्य सत्य। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। कथन बिल्कुल सही है। फिर किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है, नहीं होती ना, 1 से कम ही होती है, तो ये कथन असत्य हो गया, ठीक है ना। फिर किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती। हाँ, किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, कथन सत्य है। फिर एक वाक्य में उत्तर देखते हैं या एक शब्द में किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। आपने जान ही लिया ना, इसका मान 1 होता है। किसी घटना के घटित होने और ना होने की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होगी, है ना। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगी। आप शब्दों में लिखेंगे 0 और 1, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट्टा आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी, जो विधि हमने शुरू में बताई थी महत्वपूर्ण बिंदु बताते समय, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल अब बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पहले अपन को एस ज्ञात करना, फिर ई ज्ञात करना, फिर दोनों में अवयवों की संख्या। एस क्या है, प्रतिदर्श समष्टि। ई क्या है, अनुकूल परिणाम, है ना। तो एक सिक्के को उछालेंगे तो संभावित परिणाम क्या आ सकते हैं। हेड आ सकता है, चित्त या कि पट्ट। तो संभावित परिणामों का जो समुच्चय एस बराबर हो गया एच टी, समुच्चय के अंदर लिख दिए। अब हम इसके आगे अगर एन लगाते हैं यहाँ पर कोष्टक बना के, ये तो एन लगाए यानी इसमें कितने अवयव हैं, तो गिन लिए 1 2, तो इसमें 2 अवयव लिख दिए 2। फिर अनुकूल परिणाम चित्त आने के लिए प्रायिकता पूछा है, तो चित्त आने के लिए अनुकूल परिणाम इसमें देखें। अनुकूल परिणाम चित्त कितनी बार आए, ये बस आए ना, तो अनुकूल परिणाम E1 बराबर H, कोष्टक के अंदर समुच्चय के अंदर H। अब हम इसके आगे n लगा दिए ये, तो इसका मतलब कि इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, तो इस समुच्चय में 1 अवयव हुआ, तो Ne1 बराबर हुआ 1, ठीक है ना। इसी प्रकार हम पट्टाने की भी प्रायिकता पूछा है, तो हम कहें 2 घटना है तो इसलिए E1 E2 करके माने हैं। एक घटना के लिए E1, दूसरी घटना के लिए E2। तो पट्ट आने के लिए अनुकूल परिणाम E2 बराबर, इसमें देखो पट्ट कितनी बार, एक ही बार आया ना, तो ये कोष्टक बना करके लिखिए। अभी समुच्चय है, इसके आगे n लगा देंगे तो इसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी Ne2 बराबर 1। बस सूत्र लग गया। चित्त आने की प्रायिकता Pe1 बराबर Ne1 बटे NS, ये तो Ne1 का मान कितना है 1 और NS का मान कितना है 2, तो 1/2। इसी प्रकार पट्ट आने की प्रायिकता भी Ne1 का मान है 1, NS का मान है 2, तो 1/2। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो पहला पॉइंट 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। नंबर 2, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो यहाँ 2 घटना है, तो इस घटना को E1 बोल देंगे और इस घटना को E2 बोल देंगे। तो सबसे पहले तो S ज्ञात करें ना, सभी संभव परिणामों का समुच्चय। तो एक पासे को एक बार फेंकेंगे तो सभी संभव परिणाम क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। पासे में 6 फलक होते हैं ना, षष्ठ फलक होता है, तो 6 तक, जैसे आपने लूडो गेम की जो गोटी देखी होगी वो पासा कहलाया, तो 6 तक अंक रहते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं, तो इसमें ये तो समुच्चय हुआ। अब इसमें अवयव कितना है, NS कर दें तो NS बराबर 6 ही होगा, 6 अवयव है। अब नंबर 1 लगाया अपन ने और लिखा क्या, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के लिए। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने के लिए पहले क्या ज्ञात करेंगे, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम इसमें देखें 4 से बड़ी कौन कौन से, 5 6, हमने लिखा 5 6। अब ये E1 का मान हुआ। अब इसके आगे n लगा देंगे तो Ne1 बराबर, इसमें गिने 1 2, 2 अवयव हैं तो इसका Ne1 हो गया 2। अब इस निकल गया, यहाँ पर क्या आता है अभिष्ट प्रायिकता Pe1। अभिष्ट मतलब जो आपने यहाँ लिखी है वही मतलब हुआ।
जो हमको ज्ञात करना है वही प्रायिकता। अभिष्ट प्रायिकता PE1 बराबर NE1/NS। तो NE1 का मान है 2, इसका मान है 6, इसको काट दिया आपने, 1/3 ये आ गया। अब दूसरा शुरू करते हैं। दूसरा में लिखा है 4 से छोटी या उससे बराबर। तो 4 से छोटी या बराबर संख्या प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम। तो 4 से छोटी और बराबर तक चलना है। तो 1 2 3 छोटी है, चूंकि बराबर भी पूछा है तो 4 भी शामिल होगा, तो आएगा 1 2 3 और ये 4। अब इसमें अवयवों की संख्या गिन लें तो कितना हो जाएगा, 4 ही कहलाएगा। तो NE2 बराबर भी 4 हो जाएगा। सूत्र यही वाला फिर से लगाया अपन ने, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर NE2 का मान कितना आ गया 4, NS का मान तो सबके लिए बराबर है 6, इसको काटेंगे अपन तो 2/3। तो ये हो गया छठवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या और दूसरा है 2 और 6 के बीच की संख्या और फिर एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। यानी इसमें 3 घटना है, तो एक को मान लेंगे E1, इसको मान लेंगे E2, इसको मान लेंगे E3। सबसे पहले पासे को फेंके तो संभावित परिणामों का समुच्चय हुआ NS बराबर 6, आपने जान लिया था। अब इसमें पहली घटना क्या मान लिया, E1 अभाज्य संख्या वाली। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम को बोलेंगे E1। अब इसमें छांट लें अभाज्य संख्या, आप जानते हैं ना जिसमें स्वयं के अलावा किसी का और भाग नहीं जाता, तो क्या आ जाएगा इसमें अभाज्य संख्या, इसमें 2, ठीक है, फिर 3 है अभाज्य, फिर इसके बाद 5, 2 3 5 अभाज्य है, तो ये आ गया। इसमें अवयव कितने हो गए 3, तो इसलिए NE1 बराबर 3। वही फिर से सूत्र लगा दिए, अभिष्ट प्रायिकता PE1 बराबर NE1/NS। तो इसका मान आ गया 3, इसका मान आ गया 6, दोनों को काटे 1/2 आंसर। दूसरा पॉइंट शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट लिखा 2 और 6 के बीच, तो लिखेंगे 2 और 6 के बीच संख्या प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम, इसको बोलेंगे E2, है ना। जितनी घटना उतने E1 E2 E3 वगैरह मानना। तो E2 बराबर, अब इसमें 2 से 6 के बीच की संख्या छांट लें इसमें से, तो 2 ये है और 6 ये है, तो 2 और 6 के बीच में ये संख्या हो गई 3 4 5, 3 4 5, ये कितनी हुई 1 2 3। तो NE2 बराबर 3, फिर वही सूत्र लग गया, तो NE2 का मान 3, NS का मान वही रहेगा, 1/2 कट करके आएगा। फिर यहाँ पर तीसरी घटना प्रायिकता काय की याद करना है, एक विषम संख्या की। तो एक विषम संख्या प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम E3 बोलेंगे। तो अब इसमें विषम संख्या कौन कौन सी है, 1 3 5 है ना, 1 3 5 E3 बराबर। तो NE3 बराबर इसमें गिन लें एलिमेंट 1 2 3, तो NE3 बराबर हो गया 3। अब अभिष्ट प्रायिकता का वही सूत्र फिर से लगा दिए, इसका मान आ गया 3, इसका मान 6 ही चल रहा, कट गया 1/2, आंसर आ गया। कितना सरल है। आठवां क्वेश्चन। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी एक साइज की है। कृतिका बिना देखे थैले के अंदर बिना झांके एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पीली होगी पहला, दूसरा लाल होगी, तीसरा नीली होगी। तो इसके लिए S कैसे ज्ञात होगा, NS कैसे ज्ञात होगा भाई, संभावित परिणाम कैसे ज्ञात होंगे। तो थैले में लाल गेंद कितनी है, 1, नीली गेंद 1, पीली गेंद भी 1 है। तो थैले में कुल गेंद कितनी हो गई, 1 2 3 ये। तो यही तो हो गया संभावित परिणाम इसमें, है ना। समुच्चय इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं, जिसमें संभावित कुल परिणाम NS बराबर 3 हो गया। अब पीली गेंद निकालने के लिए अनुकूल परिणाम NE1, भाई कितनी घटना है यहाँ पर, 1 2 3 चीज पूछा, तो E1 E2 E3। पीली गेंद निकालने के लिए अनुकूल परिणाम NE1 बराबर, पीली गेंद एक ही है ना, तो 1 आ जाएगा। अभिष्ट प्रायिकता, फिर वही सूत्र लग गया, बिल्कुल आपको समझ में आने लगा होगा। ये सूत्र लगा, इसमें मान भरे, इसका मान 1, इसका मान 3, आ गया आंसर। फिर इसी प्रकार नीली गेंद के लिए कर देंगे, तो नीली गेंद के लिए अनुकूल परिणाम NE2 बराबर 1, इसके लिए भी वही उत्तर 1/3 आएगा। लाल गेंद निकालने के लिए अनुकूल परिणाम की संख्या, लाल गेंद भी तो एक ही है ना, तो कितना आ जाएगा NE3 बराबर 1, इसकी प्रायिकता PE3 बराबर NE3/NS, मान भर दिए, इसका मान 1, इसका मान 3, 1/3, ये 3 आंसर हो गए। कितना सरल है, आपको तो बहुत अच्छे से समझ में आने लगा होगा। 9वां क्वेश्चन। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल कंचे हैं। तो इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छिक चुना जाता है, यानी रैंडमली निकाला जाता है, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह कंचा पहला सफ़ेद, दूसरा नीला, तीसरा लाल, यानी 3 सवाल दिए, लाल सफ़ेद होने की प्रायिकता, नीले होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता। तो इस घटना को E1, इसको E2, इसको E3 से दर्शाना है।
ये तो आपने समझ लिया। और क्या निकालना है? एस। तो एस क्या आ जाएगा? टोटल कंचों की संख्या। लीजिए सवाल इतने में तो हल हो गया। फिर भी बता देता हूँ। एक बक्से में कुल कंचों की संख्या 3 नीले, 2 सफ़ेद, 4 लाल, यानी कि एन एस बराबर हो जाएगा सभी का योग, यानी 4 2 6 3 9। तो एन एस बराबर हो गया 9। अब सफ़ेद कंचा प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या Ne1 बराबर सफ़ेद कंचे कितने भाई? 2। ठीक है। अभिष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी? वही सूत्र लगा, Pe बराबर Ne बटे NS का। तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2, इसका मान 9, 2 बटे 9 आंसर हो गया। इसी प्रकार नीला कंचा प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? नीले कंचे कितने हैं? देखें इसमें नीले कंचे देखिए आप 3 हैं। ठीक है, नीले कंचे हैं 3 और टोटल कंचे कितने हैं? 9। तो 3 बटे 9, तो 1 बटे 3 आ जाएगा। फिर लाल कंचे प्राप्त होने के लिए अनुकूल परिणाम Ne3 से दर्शा रहा है इसको। तो लाल कंचे कितने हैं? 4, तो हो जाएगा 4। और टोटल कंचे तो कितने थे? 9, तो 4 बटे 9 आंसर हो गया। ये भी क्लियर। 10वां क्वेश्चन, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है, इसमें से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि वो लाल हो? फिर दूसरा लाल ना हो। तो यहाँ घटना एक ही मानी जा रही है, इसकी ये पूरक घटना है, तो इसलिए हमको यहाँ E1 E2 नहीं बोलना पड़ेगा। लाल हो एक घटना है, लाल ना हो उसकी पूरक घटना है ना। अपवर्जी घटना हो गई ना, लाल हो या ना हो, तो एक को ई मानेंगे तो इसको ई बार से दर्शा देंगे, बस काम चल गया। अब एक थैले में लाल गेंद की संख्या कितनी है? 3, काली गेंद कितनी? 5, तो कुल गेंद कितनी हो गई? 8। इसलिए संभावित परिणामों की संख्या NS बराबर 8। पहले हम लाल गेंद होने के लिए अनुकूल परिणाम निकाल दें, कितने हो जाएंगे? लाल गेंद कितनी? 3, तो Ne बराबर 3। प्रायिकता का वही सूत्र लगा दिए, P बराबर Ne बटे NS, तो Ne का मान आ गया 3 और NS का मान 8, आंसर हो गया। दूसरा पॉइंट, लाल गेंद न निकलने की प्रायिकता, तो इसको दर्शाएंगे Pe0 से। तो Pe0 बराबर 1 माइनस Pe, आपने ये सूत्र पढ़ लिया है अभी। तो Pe का मान जो आ गया था वो भर दिए यहाँ पर 3 बटे 8। अब इसको हल कर देंगे, 8 एकम 8, 8 में से 3 गया तो हो जाएगा कितना? 5, ये 5 बटे 8 इसका आंसर हो गया। 11वां क्वेश्चन, ये थोड़ी थ्योरेटिकल है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली है, ध्यान दीजिए, केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना झांके थैले में से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? पहला। दूसरा नींबू की महक वाली होगी। तो इसको थोड़ी इस टाइप से करेंगे, चूँकि थैले में नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं और संतरे की महक वाली एक भी गोली है ही नहीं। इसमें लिखा ना नींबू की महक वाली भर गोली है ना, तो संतरे की महक वाली एक भी गोली है ही नहीं है भाई। तो कोई वो थैले में से निकालेगा तो कैसे निकाल सकता है जब उसमें गोली वो वाली है ही नहीं ना, संतरे की महक वाली एक भी गोली नहीं है। तो ये घटना कौन सी हो गई? असंभव घटना। और असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती? 0। इसलिए संतरे की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता होगी 0। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, नींबू की महक वाली। अब उस थैले में नींबू ही नींबू वाली गोली भरी थी, नींबू की महक वाली, तो कोई भी निकालोगे तो नींबू ही महक वाली गोली निकलेगी ना। तो ये घटना तो निश्चित हो गई। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती? 1, यानी नींबू की महक वाली गोली निकलने की प्रायिकता होगी 1। तो ये हुआ इसका आंसर। 12वां क्वेश्चन, एक डिब्बे में 5 लाल, 8 सफ़ेद और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा निकाला जाता है, सेम उसी प्रकार है, थोड़ी सा इसमें ये बस चेंज है। एक कंचा निकाला जाता है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि कंचा लाल है, फिर सफ़ेद है, फिर हरा नहीं है पूछा, हरा नहीं है, हरा है नहीं पूछा, ध्यान दीजिए सवाल पढ़ा कीजिएगा अच्छे से, हरा नहीं है ऐसा पूछा है। तो सबसे पहले तो NS निकाल लें। टोटल कंचे 5 लाल, 8 सफ़ेद, 4 हरे इक्वल टू 17, NS बराबर 17। लाल कंचा होने का परिणाम घटना मान ली E1। तो ये इतना तो आप जान गए होंगे, Pe1 बराबर Ne बटे NS, सूत्र लगाए 5 बटे 17। ये लाल कंचा, ये देखो 5 है, टोटल कंचे 17 है, तो 5 बटे 17। सफ़ेद कंचा के लिए, सफ़ेद कंचा कितने हैं? 8, टोटल कंचे कितने? 17, तो 8 बटे 17 आ गया। फिर इसकी बात करते हैं, ये हरा नहीं हो, तो हरा कंचा ना होने के लिए अनुकूल परिणाम Ne3 कैसे निकालें भाई? हरे कंचे को छोड़ दो, आप इतने छोड़ दो, तो अनुकूल परिणाम ये कहलाएंगे ना ये। तो 8 और 5, 5 8 13, 13 हो गए अनुकूल परिणाम। तो बटे में क्या हो जाएगा? संभावित परिणाम। तो संभावित परिणाम कितने थे? 17, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 13 बटे 17, ये आंसर हुआ। 13वां क्वेश्चन, एक अच्छी प्रकार से फेंटी हुई गड्डी
52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए कि यह पत्ता पहला इक्का हो और दूसरा इक्का ना हो। विद्यार्थियों, गणित में सब कुछ जानना पड़ता है, ताश के बारे में भी जानना पड़ता है। आपको मालूम होना चाहिए ताश के पत्तों की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52। और तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 52, क्योंकि 52 प्रकार से परिणाम हमारे पास आ सकते हैं। तो NS बराबर हो गया 52। अब हम ज़्यादा चर्चा ताश के बारे में नहीं करेंगे यहाँ पर, यहाँ मूल क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ताश की गड्डी में 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो इक्का निकालने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, NE बराबर 4, ठीक है ना। तो अब इक्का निकालने के लिए प्रायिकता PE बराबर NE बटे NS, यानी NE का मान हो गया 4, टोटल हुआ 52। तो 4 का भाग देंगे 52 में, तो 13 चौके 52 यानी 1/13 आ जाएगा यहाँ पर, है ना, ये आ गया। अब इक्का ना निकालने की प्रायिकता यानी PE नॉट, है ना, बराबर 1 माइनस 1/13, तो 13 एकम 13, 13 में से गया 12, 12/13, ये आ गया, ठीक है, आंसर हो गया। अब ये 14वां क्वेश्चन है, देखने में कितना बड़ा है। कई विद्यार्थियों ने मेरे से पूछा था कक्षा में, लेकिन जबकि इस प्रश्न में कुछ ऐसी बात नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ शब्द बस इतने बड़े बड़े हैं इसमें लिखे हैं। तो इसको अपन पढ़ते हैं और आसानी से हल भी कर लेंगे। लिखा है एक डिब्बे में 100 कमीज है, 88 अच्छी है, उसमें से 8 थोड़ी सी खराब है और 4 बहुत ही ज़्यादा खराब है, ठीक है। अब एक व्यापारी है जिम्मी, जो व्यापारी है कपड़ा खरीद करके बेचने का काम करती है जिम्मी, है ना। तो शर्त यह है कि जिम्मी वे ही कमीजें स्वीकार करती हैं जो अच्छी है, बिल्कुल नंबर 1 कमीज है, तो कितनी है वो 88 है, ध्यान रखिएगा, अच्छी है। जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है। यहाँ पर विद्यार्थी गलती कर देते हैं। सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें अधिक खराबी है, ज़्यादा खराबी है। भाई ये वाली भर को छोड़ देगी, बाकी इसको और इसको खरीदेगी, 88 और 8 को इनको खरीद सकती है, ठीक है ना। ये तो इस डिब्बे में से एक कमीज को निकाला जाता है। तो अब प्रायिकता पूछ लिया कि जिम्मी को स्वीकार हो, दूसरा सुजाता को स्वीकार हो। बहुत आसानी से आप समझ लेंगे अब सवाल को। एक डिब्बे में कमीजों की संख्या 88 अच्छी, 8 + 8 थोड़ी खराब और 4 बहुत ही ज़्यादा अधिक खराब, यानी इनका टोटल आएगा 100, लिखा भी था 100। तो NS का मान आपको आ गया, सभी संभव परिणामों की संख्या NS बराबर 100। पहले पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। जिम्मी की प्रायिकता, जिम्मी को स्वीकार होने की प्रायिकता निकालते हैं। तो जिम्मी केवल उन्हीं कमीजों को स्वीकार करती है, यहाँ देखो लिखा जिम्मी किन को स्वीकार करती है, जो अच्छी हैं। तो जिम्मी केवल उन्हीं कमीजों को स्वीकार करती है जो अच्छी हैं। तो जिम्मी के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, अच्छी कमीज कितनी है, 88। तो NE1 बराबर 88। अभिष्ट प्रायिकता वही सूत्र लगा दिए, 88/100। डायरेक्ट इसमें 100 का भाग देंगे, दशमलव लग जाएगा, 2 शून्य 2 अंक बाद, यानी यहाँ पर यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये आंसर हो गया। फिर सुजाता वाला पॉइंट करते हैं। सुजाता केवल उन्हीं को अस्वीकार करती है जो अधिक खराब है, अस्वीकार उन्हीं को करती है जो अधिक खराब है, शेष को क्या कर लेती है, स्वीकार कर लेती है। इसलिए सुजाता के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, NE2 किनको किनको स्वीकार करती है, अच्छी वाली और थोड़ी खराब वाली, इनको, यानी 88 + 8 यानी 96, ठीक है कि नहीं। तो अभिष्ट प्रायिकता क्या आ जाएगी, PE2 बराबर अनुकूल परिणाम कुल परिणाम यानी 96/100, यानी भाग देंगे, दशमलव लगेगा, 0.96। इसका आंसर हुआ। कितना सरल है ना क्वेश्चन। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं और इसमें से एक बल्ब निकाला जाता है, याद अच्छा निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब होगा। तो टोटल देखते हैं, कुल बल्बों की संख्या कितनी है, पहले 20 बल्ब है, तो सभी संभव परिणाम NS बराबर तो 20 होगा। अब खराब बल्बों की संख्या कितनी है, 4। अब यहाँ पर एक ही प्रायिकता पूछी है ना, खराब बल्ब होने की प्रायिकता, इसलिए E1 E2 नहीं मानना पड़ेगा, E से ही काम चल जाएगा। तो अतः खराब बल्ब निकालने के लिए अनुकूल परिणाम पहले निकालें। अनुकूल परिणाम भाई खराब है कितने, 4, तो अनुकूल परिणाम होंगे 4 ही होंगे ना। तो NE बराबर 4। तो खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता ये सूत्र लगाए, NE इसका मान 4, इसका मान 20, काट करके 1/5। वह सवाल लिखा है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है, 0.62। रेशमा की मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक की प्रायिकता ही दे दी निकाल करके और दूसरे की प्रायिकता
पूछी गई है। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता को हम मान लें भाई E1, PE1। रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता PE2। अब दो में से एक ना कोई जीतेगा, ये जीतेगा तो ये हार जाएगी, ये जीतेगी तो ये हार जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये घटना अपवर्जी घटना है, दोनों घटना दोनों तो एक साथ नहीं जीत सकती ना। जो घटना एक साथ नहीं घटित हो सकती वो अपवर्जी घटना होती हैं। तो ये घटना अपवर्जी है और अपवर्जी घटनाओं में PE1 + PE2 = 1 होता है। तो एक का मान हमें दिया ना, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी, ये इतनी दी है सवाल में, तो इसकी जगह पर ये भर दिए। अब हम इसका पक्षांतर यहाँ कर दिए, माइनस का आ गया। अब एक में से इसको घटाना है। कुछ विद्यार्थी यहाँ घटाने में गड़बड़ी कर देते हैं, घटाते समय देखे दशमलव के 2 अंक तक है, तो इसको भी आपको दशमलव के 2 अंक तक बनाना पड़ेगा एक को। तो क्या लिख सकते हैं 1.00। अब इसमें इसको घटाएंगे तो इतना आएगा, तो ये आंसर हो गया। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। सविता और हमीदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला दोनों की जन्मदिन भिन्न भिन्न दिन हो। दूसरा में क्या पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जन्मदिन एक ही दिन हो, है ना। लीप वर्ष को छोड़ते हुए, लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है ना, एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन होता है। तो यदि लीप वर्ष को छोड़ दिया जाए तो एक वर्ष में टोटल दिन कितना होगा, 365 दिन। तो सभी संभव परिणामों की संख्या NS बराबर, तो 365 निकल आई। तो अब यहाँ पहले पॉइंट को ज्ञात करते हैं कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो भाई माना कि आज सविता का जन्मदिन है, तो अब हमीदा का नहीं होना चाहिए। तो हमीदा के कितने परिणाम बचेंगे, 365 दिन थे ना, तो एक दिन तो सविता का हो जाएगा, तो 365 में एक घटाना पड़ेगा ना, तो तभी ना, उसके लिए नहीं तो अलग अलग दिन फंसना चाहिए ना। तो यहाँ सविता एवं हमीदा के जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या NE बराबर 365 - 1 होगी, क्योंकि एक दिन को छोड़ना पड़ेगा अपन को। आज सविता का हो गया तो हमीदा का नहीं होना चाहिए, एक साथ नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए घटा रहे हैं हम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 364 हो गए। तो अभिष्ट प्रायिकता का सूत्र फिर वही लगा, NE/NS। तो NE अनुकूल परिणामों की संख्या 364, कुल परिणामों की संख्या 365। आंसर फिनिश। दूसरा देखते हैं, जन्मदिन एक ही दिन हो। तो अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे PE0 वाला। तो PE0 बराबर 1 - PE, तो PE का मान ये आया था, ये भर दिए। इसको अब यहाँ पर हल कर देंगे तो 365 का इसमें गुणा किए, एक में ये आ गया, इसमें 364 घटा देंगे, तो 365 में 364 गया तो एक बचा, बटे में 365 आंसर। 18वां सवाल, यदि PE बराबर 0.05 तो PE नहीं, मतलब PE वार पूछ रहा है एक प्रकार से, है ना, कि प्रायिकता क्या होगी। सूत्र लगा दीजिए, कुछ नहीं रखा ये वाला सूत्र, PE + PE वार = 1, है ना। लेकिन हमको यहाँ ये नहीं लिख करके इसी की भाषा लिखना है, जैसा क्वेश्चन वैसा ही लिखें। तो PE + PE नहीं = 1, ठीक है ना, इसको E नहीं ही बोलते हैं, है ना। तो इसका मान कितना दिया, ये दिया है, इसका ज्ञात करना अपन को, इतने ही लिख रहे हैं। इसका पक्षांतर यहाँ करिए, माइनस में हो गया। अब इसमें इसको घटाना है, वैसे ही घटाते समय सावधानी रखिएगा, इसमें दशमलव के 2 अंक तक, तो इसको आपने 1 को लिख दिया, 1.00, इसमें इतना घटाएंगे, इतना आएगा, ये आंसर हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, हमें मालूम है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी का भला होना चाहिए ना। अपने मित्रों को बताइए कि हम इन प्रकार के वीडियो से पढ़ते हैं। तो 19वां देखते हैं कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है। तो ये ज्ञात करें कि एक ही दिन होने की प्रायिकता। तो यहाँ माने लेते हैं कि 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्मदिन होने की घटना E है। तो जन्मदिन एक ही दिन ना होने की घटना को E नहीं बोलते ना, तो E बार इसे दर्शा दिए। सूत्र वही लगाइए, PE + PE बार = 1। अब यहाँ पर इसका मान दिया होगा, देखिए इसका मान दिया है कितना, ये, तो ये भर दिए इसका, यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, ना होने वाले में अपन ने भर दिए। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो इसका पक्षांतर यहाँ करेंगे, तो ये जाकर के सेट जाकर के माइनस का हो गया। अब इसमें घटाना है, इसमें मतलब इस एक में इतना घटाना है, 0.992।
अब 0.123 तो इसको आप 3 अंक तक बना लीजिए। तो 1 लिखे 0.000। अब इसमें घटाएंगे तो घटाने पर इतना आएगा। तो 2 विद्यार्थियों का एक ही दिन जन्मदिन होने की घटना या की प्रायिकता इतनी हो जाएगी। तो इसका आंसर हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसा लगा आज का वीडियो? हम उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले इसी प्रकार के और भी उपयोगी वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। जय हिंद। थैंक यू।